हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, इसका हम कंप्लीट प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम इसका कंप्लीट मतलब वन शॉट थ्योरी देख चुके हैं, लगभग 1 घंटा का होगा। यानी कि इतना लॉन्ग चैप्टर जो है हम आपको क्या बोलते हैं, अच्छे से मतलब प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर का ही पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करते हैं, ताकि आप कम सरल शब्दों में अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, और कम समय में आप तैयारी को अपने बेहतर से कर पाइएगा। जिस आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो या फिर एस्टेट हो या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप मेरा इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखे तो थ्योरी आप देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर बनाइए, तो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका चाहे बीच का प्रश्न हो या फिर अभ्यास का प्रश्न हो, इन तमाम प्रश्नों को हम एक ही जगह इकट्ठा लाए हैं, ताकि आपको किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता ना हो या फिर कहीं और खोजने की आवश्यकता ना हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के बीच बीच का प्रश्न देखेंगे, जैसे यहाँ पर है ना। प्रश्न नंबर 1 है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है उसको बताना है। ये हम थ्योरी क्लास में बता चुके थे समंजन क्षमता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए 1 नंबर का यहाँ से लिखिएगा कि समंजन क्षमता क्या है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित एडजस्ट कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है, लेंस की वक्रता पक्षमापी पेशियों द्वारा कंट्रोल की जाती है। यानी कि उसकी जो वक्रता होता है लेंस के, वो पक्षमापी पेशियों द्वारा कंट्रोल की जाती है। पक्षमापी पेशियों द्वारा जो है वो दो स्थिति पैदा करती है। यानी कि जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमापी जो है वो शिथिल हो जाती है और लेंस पतला हो जाता है, और जब हम नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो पक्षमापी पेशियाँ जो है वो सिकुड़ती है और लेंस मोटा हो जाता है। तो ये दो स्थिति उत्पन्न होता है पक्षमापी पेशी यानी कि समंजन क्षमता में। तो ये लिखिएगा 1 नंबर में। फिर दूसरा है कि निकट दृष्टि का कोई व्यक्ति 1.2 एम से मतलब मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है, उसको जो है वो 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या देखे थे कि निकट की वस्तु को तो देख पाता है, किंतु दूर की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी को वो स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है वो अवतल लेंस का उपयोग करते थे, और दूर दृष्टि देखने के लिए जो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते थे। ठीक है, तो दूसरा का होगा कि यह निकट दृष्टि दोष है जिसे दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस लेना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है। देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि हम थ्योरी वाला पार्ट देखिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखिएगा। थ्योरी वाला हम बताया कि दूर बिंदु और निकट बिंदु, यानी कि मैक्सिमम हम कितनी दूरी पर दूर देख सकते हैं और निकटतम हम मिनिमम कितनी निकट देख सकते हैं। तो इसके लिए बताया था कि मैक्सिमम जो है हम कितना दूरी देख सकते हैं, तो ये अनंत हो जाएगा, और निकट बिंदु के लिए मिनिमम हम कितना देख सकते हैं, तो इसके लिए 25 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो 3 का एक्सप्लेन लिखिएगा आंसर कि समान दृष्टि के लिए जो है दूर बिंदु अनंत तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर, जिसे सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, है ना। सुस्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है और अनंत है उसका दूर बिंदु। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा ये आंसर। फिर है चौथा प्रश्न कि अंतिम व्यक्ति में बैठे, ठीक है, अंतिम पंक्ति में
जब हम क्लास में बैठते हैं ना, वही पूछ रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को संयामपट पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक, कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को संयामपट पढ़ने में कठिनाई होती है, या विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। मतलब कोई विद्यार्थी है, वो जो अंतिम ना लास्ट बेंच में बैठा है, उसको बोर्ड जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दूर जो इसको निकट की वस्तु को दिख रहा है, लेकिन जो बोर्ड चूंकि वो सबसे लास्ट में तो दूर पड़ रहा है उसके लिए, तो ये दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि ये दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे, यानी कि संयामपट उससे दूर है तो वो नहीं देख पा रहे बोर्ड को। ठीक है, इसे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले जो है वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि अभी हम यहाँ भी देखें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। तो यहाँ पर भी वही है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज का प्रश्न देखेंगे। सॉरी, इस पेज में जो है, इस चैप्टर में जो है बीच का प्रश्न नहीं है, 4 ही प्रश्न था। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अभ्यास का प्रश्न पहले ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव देखेंगे। प्रश्न 1 क्या है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण, यानी कि जो फोकस को समायोजित कर रहा था, अभी हम प्रश्न 1 में देखिए वो किसके कारण हो रहा था, समंजन के कारण ना, कि वो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। इसमें 13 प्रश्न है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग घबराइए नहीं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, हम बताए थे कि थ्योरी क्लास में कि प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है किसी वस्तु का, तो उसको दृष्टिपटल या फिर उसको रेटिना कहते हैं, यानी कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि रेटिना पर जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, प्रश्न 3 समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी लगभग, यानी कि जो सामान्य निकटतम बिंदु मिनिमम कितना होगा। देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूज है कि 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, है ना। तभी हम देखें कि इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ना कि मीटर। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा सी। फिर है चौथा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कब परिवर्तन हो रहा था, जब दूर की वस्तु नज़दीक की वस्तु समंजन क्षमता में जब देखे थे कि पेशियों पक्षमाभी पेशियों द्वारा दूर पुतली पतला हो जाता है और मोटा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी द्वारा। ठीक, अब पांचवा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, इतना 4 ही ऑब्जेक्टिव था, अब हम सब्जेक्टिव है 5 से, कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। ठीक है, संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होगी, दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए दोनों बताना है कि जो दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए इतना डायोप्टर चाहिए और निकट के लिए दृष्टि के लिए इतना डायोप्टर से चाहिए। ठीक है, तो उसको संशोधित करने के लिए आवश्यक कौन सी लेंस जो है फोकस दूरी क्या होगी, उसको फोकस एफ निकालना है।
क्षमता दिया हुआ है यानी P दिया हुआ है और हमको क्या निकालना F। तो आइए हल करते हैं 5 का। फर्स्ट नंबर देखते हैं कि दूर की दृष्टि के लिए, तो दूर की दृष्टि के लिए कितना दिया हुआ है डायोप्टर, -5.5 डायोप्टर। ठीक है, देखिए दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए लेंस की क्षमता यानी P1 कितना दिया हुआ है, इतना -5.5 डायोप्टर। अब इसलिए इसकी फोकस दूरी होगा यानी F1 बराबर 1/f। हम इसके पिछले दो फिजिक्स का जो है हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ यानी कि प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन में जो है हम इसका क्षमता पढ़े थे। और देखिए क्षमता का अप्लाई कहाँ हो रहा है, मानव नेत्र में। ठीक है, P बराबर 1/f बताए तो F तो चूँकि P का मान दिया हुआ है तो F बराबर हम लिखेंगे 1/P। ठीक है, क्योंकि क्षमता का मान दिया हुआ है तो 1/-5.5 मीटर, तो इसको हल करेंगे तो -0.18 मीटर होगा। ठीक है, तो ये एक नंबर का फोकस दूरी निकला। अब दूसरा क्या है, फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए P का मान कितना है, +1.5। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने की लेंस की क्षमता इतना है। अब उसी तरह निकालेंगे F2 बराबर 1/P2 है ना, उसका मान लिख कर फिर इसका मान आ जाएगा 0.67 मीटर। ठीक, तो ये दूसरा भी खत्म। अब हम 5वां खत्म हो गया। छठा प्रश्न क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्या बोल रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो ये बताना है। जैसे कि जो पहले दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति के लिए हम U को जैसे क्या मानेंगे, अनंत तक मानेंगे, ताकि जो कि वस्तु की प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की प्रतिबिंब जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको इतना बन जाए। ठीक है, तो U बराबर हम अनंत लेते हैं और V का मान दिया हुआ है, हमको F निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आवश्यक लेंस, तो हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी प्रकृति तथा क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f f बराबर यानी कि 1/v मान लिख दिए -80 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी फिर 180 सेंटीमीटर बराबर 1/f। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव है तो इसका मान नहीं होगा, तो ये F बराबर हो जाएगा -80 सेंटीमीटर बराबर, सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में लिखेंगे तो -0.80 सेंटीमीटर। और ये अवतल लेंस है ना, 6 का अवतल लेंस होगा इसमें निकट दृष्टि दोष में। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे, ये तो मेरा फोकस दूरी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, P यानी क्षमता। तो क्षमता बराबर क्या होता है 1/f यानी F का मान को इसमें बैठा देंगे -0.80 और अब इसका हल करेंगे तो निकलेगा -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका डायोप्टर भी निकल गया, फोकस दूरी भी निकल गया। ठीक है, छठा का खत्म। अब है 7 का कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। ठीक है, हम थ्योरी क्लास में भी सभी का हम चित्र बनाकर दिखाए थे कि क्या किस प्रकार दोष होता है, कैसे इसको संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। ठीक है, उसके निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये तो पता है कि समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, उसको क्षमता निकालना है और उसका निकट बिंदु 1 मीटर दिया हुआ। तो चित्र सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए निकट बिंदु दीर्घ दृष्टि में, हाँ दीर्घ दृष्टि दोष में क्या था कि दूर की वस्तु को तो हम देख लेते हैं परंतु नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामान्य
आँखों में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन इस दोष से जो है रेटिना पर नहीं बनता, बल्कि ये रेटिना से बाहर दूर बनता है। इसीलिए दूर की वस्तु को दिखता है और यहाँ पे नज़दीक की नहीं दिखता है। इसी को दूर करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण जो फैला उसको क्या करेगा, उसको प्रकाश का फैला हुआ किरण को लाकर इकट्ठा करेगा यहाँ रेटिना पर, ताकि जो निकट रखी वस्तु है उसको स्पष्ट देख सके ये उत्तल लेंस के सहायता से। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, ठीक, लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस है ना, यही उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, ताकि पास से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर फोकसित हो जाए, है ना। यही वाला प्रकाश किरण जो फैला उसको फोकसित करके कहाँ करेगा? रेटिना पर, यहाँ रेटिना पर कर दिया। ठीक है, यह उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु एन डैश 25 सेंटीमीटर पर रखी एन डैश का आभासी प्रतिबिंब एन बना देता है ना। अब पीड़ित आँख जो है एन बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देता है और ये इस प्रकार निकट की रखी वस्तु को देख लेता है। और ये इसका चित्र हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन। अब उसका निकालने बोल रहा है क्षमता, है ना। तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एफ निकालेंगे। तो एफ निकालने के लिए हम लेंस का सूत्र लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर यू दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी की 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं और उसका भी बराबर 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मीटर तो उसको हम 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। अब लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये लेंस सूत्र हुआ। अब इसकी सहायता से हम इसका मान को बैठाएंगे कि 1 का v का मान 100 सेंटीमीटर और u का 25 सेंटीमीटर। अब इसको हल करके निकलता है टोटल 1/3 मीटर, ठीक है। अब तक तो हल करने आ ही गया होगा, क्योंकि हम प्रकाश का परावर्तन में उसको हम डिटेल से हल करके बताएं। तो इतना छोटा छोटा भिन्न जोड़ बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग तो इतना समझदार हो ही गए होंगे, कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ घटा है, ठीक है, देख लीजिएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ये चूँकि f का मान निकला तो f का मान अब हम क्षमता निकालने के लिए करेंगे कि p बराबर 1/f होता है, तो 1/1/3, तो ये हो जाएगा +3, यानी कि +3 डायोप्टर। और ये उत्तल लेंस यूज होगा क्योंकि ये दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक। तो ये था प्रश्न 7 का कंप्लीट उत्तर, चित्र और इसका क्षमता, ठीक। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब 8 नंबर में क्या है कि सामान्य नेत्र जो 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। यानी कि सामान्य नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है न्यूनतम मान, लेकिन बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, वो कारण बताना, ठीक है। सुस्पष्ट देखने के लिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की अपने आँखों से दूरी चाहिए, लेकिन उससे जैसे जैसे नज़दीक करते हैं तो हमें सुस्पष्ट नहीं देख पाते, इसका कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 का होगा, क्योंकि जो पक्षमाभी पेशियाँ यानी है ना, जो पक्षमाभी पेशियाँ है वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती। इसका पक्षमाभी पेशे यानी समंजन क्षमता में वही था कि जब हम अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है वो समंजन क्षमता कहलाती है, और ये वक्रता जो है पक्षमाभी पेशियों द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यही पक्षमाभी पेशियाँ जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती है। इसीलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाती। यानी कि जो हमारी पक्षमाभी है वही जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है निश्चित सीमा तक, इसीलिए हम जो है समय स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर उसको दूरी पर रखते हैं। तो ये था इसका एक्सप्लेन 8 का। अब 9 नंबर क्या है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, नेत्र से हम किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है।
ठीक है, किसी वस्तु की यदि दूरी बढ़ाते हैं तो ये पूछ रहा है कि क्या प्रतिबिंब दूरी का भी क्या होता है, क्या वो भी बढ़ता है या फिर घटता है, उसी को बताना है। ठीक है, तो 9 नंबर का हम देखते हैं कि नेत्र के सामने जो है किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो सदैव रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, नेत्र के सामने यानी कि न्यूनतम दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच कहीं भी रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना पर ही बनेगा। अतः नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ने पर भी प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहता है ना। इसलिए बोल रहा है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी पर क्या होता है, तो ये अपरिवर्तित होगा है ना। दूरी बढ़ने पर भी प्रतिबिंब दूरी क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो ये था इसका आंसर 9 का। अब हम 10 का देखते हैं। 10 का क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लास में इसका हम बताए थे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए तारे का टिमटिमाना, क्योंकि तारे जो है वो हमसे काफ़ी दूर है, तो दूर स्थित तारा हमें प्रकाश की बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। क्योंकि तारा जो है बहुत दूर है, इसीलिए जो है प्रकाश के बिंदु के स्रोत के समान दिखाई देता है। और चूंकि तारों से जो आने वाली प्रकाश किरणें है तो उसके बीच में अनेक छोटा मोटा धूल कण ये सब जो मिलता है। ठीक है, प्रकाश की किरण चूंकि बहुत दूर से आती है तो इसके बीच जो है टकराते रहता है, बार बार टकरा के परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है। इस कारण जो है झिलमिलाता हुआ नजर आता है ना। तो इसीलिए चूंकि तारों से आने वाले प्रकाश की किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों को प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिस कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है ना। क्योंकि वो इतनी दूरी से आ रही है, जो कि प्रकाश में जितने भी धूल है, जो भी है प्रकाश के कितने होते हैं धूल कण ये सब, तो उससे जो है परावर्तित होते रहते हैं टकरा के प्रकाश की किरण, उससे झिलमिलाहट होती है और कभी चमकीला दिखाई देता है तो धुंधला। तो इसी के कारण जो है तारा टिमटिमाहट का दिखाई देता है। ठीक है, ये था प्रश्न 10 का आंसर। अब 11 क्या है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो हम देख लिए। अब के बोल रहे कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो चूंकि देखिए तारों की अपेक्षा ग्रह जो है तारों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि तारे बहुत दूर है और ग्रह नज़दीक है पृथ्वी से। तो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। किसको, ग्रह को, है ना। तारों की तुलना में उसको प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। क्यों, यदि ग्रह के प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में जो है वो कुल परिवर्तित का औसत मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा 11 का। अब हम प्रश्न 12 देखते हैं। क्या है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। एक थ्योरी में था कि सूर्योदय के समय हमें 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई पड़ता है। तो उसका आंसर था पर्यावरण अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, पर्यावरण अपवर्तन के कारण ऐसे कुछ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप यानी कि लाल, सूर्योदय के समय जो है वो सूर्य लाल सा क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, ये इसका प्रश्न है। तो देखते हैं कि सूर्योदय के समय जो है सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सूर्योदय के समय जो है सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ना प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश। तो नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णन हो जाता है ना।
परिकीर्णन हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगधर वाले प्रकाश जैसे कि लाल रंग की हम तक पहुंचता है। यानी कि लाल रंग का जो है वो चूँकि उसका परिकीर्णन कम है इसलिए वो अधिक तरंगधर है, तो वही हमें लाल रंग हम तक जल्दी और पहले पहुंचता है, अतः सूर्य जो है रक्तचाप प्रतीत होता है। यानी कि सूर्य इसीलिए लाल दिखाई देता है। जब हम प्रकाश की प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम वाला पढ़ रहे थे तो इसमें देखे थे कि विबजियोर यानी कौन सा कलर जो है सबसे अधिक बैंगनी रंग का झुक रहा था और सबसे कम लाल। तो लाल कम झुकने के कारण जो है इसका अधिक तरंगदैर्घ्य होगा, जो कि हमें दूर से ही ये अधिक कम समय में ये दिखाई देता है। इसीलिए सूर्यास्त के जो किरण है वो लाल रंग हमें प्रतीत होता है ना, रक्ताप प्रतीत होता है। यही कारण है कि लाल रंग की परिकीर्णन कम और उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, 12 का ये था आंसर। अब हम देखेंगे 13 का क्या है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी हम देखे थे कि आकाश जो नीला क्यों दिखाई देता है, सफ़ेद क्यों दिखाई देता है बादल, अंतरिक्ष को आकाश नीला क्यों काला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों नहीं, सफ़ेद क्यों नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर था कि वहाँ पे प्रकाश के परिकीर्णन नहीं होता है। लेकिन उसको एक्सप्लेन अच्छा से दीजिए कि आकाश का नीला रंग जो है वो पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। जो कि आकाश का नीला रंग जो है वो पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल में जितने भी सूक्ष्म कण हैं उसके परिकीर्णन के कारण होता है। जबकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है तो वहाँ पर सूक्ष्म कण धूल ये सब कहाँ से होगा, जिस कारण वहाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, इतना समझ गए। यानी कि इस चैप्टर कितना चैप्टर था, अध्याय 11 का मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, हम इसका कंप्लीट अभ्यास और बीच का प्रश्न उत्तर था उन सभी को हम देख चुके हैं। ठीक है, यदि प्रश्न उत्तर बनाने में किसी को परेशानी हो तो आप एक बार थ्योरी वीडियो ज़रूर देखिए। थ्योरी वीडियो के बाद देखने के बाद जो है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जिससे में जो विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है तो ये वीडियो जो है वो आपके वन शॉट में मिल रहा है। तो बहुत आप मतलब पॉजिटिव मान के तैयारी कीजिए कि आपको जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो 100% कंटेंट दे रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम बेसिक से थ्योरी से जो थ्योरी पार्ट वन शॉट में बताते हैं उसके बाद प्रश्नोत्तर बनाते हैं, तो जो भी कंफ्यूज होता है तो ये दोनों पार्ट मिला के आपको कवर हो जाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार कि उसका थ्योरी पार्ट देखिए वन शॉट, उसके बाद प्रश्नोत्तर बनाइए, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।